Welcome to the Commerce Academy, SP मिश्रास कॉमर्स एकेडमी। आप सभी के लिए अभी लेकर आया हूँ एक नया चैप्टर जो है मनी एंड बैंकिंग। तो मनी बैंकिंग ऐसे में तो दो चैप्टर है, एक है मनी और एक है बैंकिंग। आज हम करेंगे मनी। तो मनी क्या है, मनी क्या है, ये मनी आया कब से, मनी का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, कब से। आप सभी को पता होगा कि हमारे पृथ्वी बहुत दिनों से आई है। 9th स्टैंडर्ड से आप लोग पढ़े आ रहे हो कि ये जो एरा आप देख रहे हो, हम लोग 2023 में हैं। कहाँ पे है बच्चों? 2023 में। अब यहाँ ऐसे पीछे चलेंगे तो हम जीरो तक आएंगे, फिर जीरो से और पीछे चलेंगे तो हम क्या आ जाएंगे, यहाँ से पीछे BC है, यहाँ से पीछे BC है और ये AD है। 1 AD तक आएंगे, 1 AD तक आएंगे, फिर हम क्या चले जाएंगे, -1 -2 -3 कर करके चले जाएंगे। ये टाइमलाइन में यदि हम जाएंगे तो हम सभी को पता है 3500 साल पहले जो पहली सभ्यता एग्जिस्ट करती थी, बोला जाता है, जिसकी प्रमाण मिलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। तो पहली सभ्यता जो बोला जाता है बहुत एडवांस सभ्यता थी, वो थी हमारी मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता या सिविलाइजेशंस, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशंस। ठीक, हम 3500 से थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे 3200 में, 3500 में ये 3200 में है बच्चों, ये 3200 में। और 3500 में यदि हम आ जाएंगे तो हम आ जाते हैं हमारा IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशंस में, राइट। ये सिविलाइजेशंस के समय कहा जाता है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशंस के समय ही क्या हुआ था, गुड्स जो हुआ करते थे उसका एक्सचेंज हुआ करता था। मतलब एक दूसरे के साथ काम करवाना था तो वो क्या करते थे, गुड्स को एक्सचेंज करते थे। कुछ हद तक आपने देखा होगा मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, यदि आपने पढ़ा होगा तो उस समय कोई यदि किसी के घर में काम करता था तो उसको सैलरी के रूप में बच्चों सॉल्ट दी जाती थी। क्या? सॉल्ट। क्योंकि उस समय तो कुछ था ही नहीं ना, सॉल्ट दी जाती थी। और दूसरे बहुत सारे कमोडिटी, मतलब गुड्स को क्या किया जाता था बच्चों, दिया जाता था। आपने तो आपके घर में देखा होगा, आपकी मम्मी जब पड़ोस से, अभी आजकल तो नहीं होता है, बस 10-15 साल पहले यदि हम देखेंगे तो हमारे जो दादी माँ वगैरह होते थे, ये दादी माँ वगैरह क्या करते थे बच्चों, पड़ोस में जाते थे, बोलते थे 1 कटोरा शक्कर दे दे भाभी जी, 1 कटोरा शक्कर दे दो। और 2-4 दिन बाद खाली कटोरा लौटाने की रिवाज तो था नहीं, तो कटोरे में कुछ और चीज़ें या तो शक्कर वापस की जाती थी। अब मुझे बताओ, दुकान में जाके आप ऐसा बोलोगे कि भैया एक काम करो, मेरा ये शर्ट ले लो, शक्कर दे दो। आजकल ये सिस्टम नहीं है, बट जब मनी था नहीं, जब कुछ था नहीं, तब क्या होता था, कमोडिटी से कमोडिटी का एक्सचेंज हुआ करता था। क्या होता था बच्चों? एक्सचेंज हुआ करता था, जिसको हम बोलते हैं C2C इकोनॉमी। इसको हम क्या बोलते हैं? C2C इकोनॉमी। मतलब एक तरीके से जो बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जहाँ पे बच्चों गुड्स एंड कमोडिटी, गुड्स का क्या होता था, ट्रांजैक्शन होता था, गुड्स के बदले गुड्स दी जाती थी। उसको यदि हम वन शॉट में बोलेंगे तो व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमी दैट वाज ड्यूरिंग मेसोपोटामिया एंड इंडस वैली सिविलाइजेशंस। इतना दूर क्यों जाएं, जब हम 15th सेंचुरी 14th सेंचुरी के पहले भी जाएंगे तो उस समय भी कौड़ी सेल्स उसका भी होता था, उसको करेंसी के रूप में। फिर सिल्वर, गोल्ड, ब्रोंज, ये सब को क्या किया गया बच्चों, एज ए करेंसी यूज़ किया गया था बहुत सालों तक, ठीक है। उससे पहले क्या हो गया था, हम बस गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज करते थे। फिर डिफरेंट टाइम में करेंसी आ गई, डिफरेंट चीज़ों को हमने करेंसी माना था। करेंसी मानते आप सबको पता है प्रॉब्लम, समस्या, हमको कोई मुसीबत आती है, वही इन्वेंशन का एक कारण बनता है। तो इसमें जो प्रॉब्लम्स आया करती थी, क्या ये आपके C2C इकोनॉमी में, वही हमारा धीरे धीरे मनी का इन्वेंशन करके
ला दिया। तो हम जानते हैं हमारे C2C इकोनॉमी में बच्चों क्या क्या प्रॉब्लम्स आया करता था। मोस्ट प्रोबेबली 5 प्रॉब्लम आती थी। पहला प्रॉब्लम ये है हमारा, देखो, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। द लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब क्या हो गया बच्चों? मान लो कि मुझे उस समय क्या हो गया कि सुबह सुबह मुझे चाहिए वीट और मैं लेकर निकला टमाटर। मेरे पास टमाटर थी, मैं टमाटर की खेती करता था और मुझे चाहिए था गेहूं। तो मैंने क्या किया, घर से निकला। घर से निकलकर मैं चलते गया एक दरवाजे में, बोला भैया मुझे गेहूं चाहिए और आपको टमाटर चाहिए क्या? सामने वाला बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास गेहूं तो है बट मुझे टमाटर नहीं चाहिए। फिर दूसरे दरवाजे में गया, वहाँ पे जाकर बोला बच्चों कि भैया 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 क्या मुझे गेहूं मिलेगा? मेरे पास गेहूं नहीं है, मुझे गेहूं चाहिए, क्या टमाटर आपको चाहिए? तो उसने बोला नहीं नहीं मेरे को टमाटर तो चाहिए, मेरे पास गेहूं नहीं है। ऐसे करके एक 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 दरवाज़ा खटखटाते खटखटाते मतलब बेचारा गेहूं लाएगा, आटा पिसेगा, रोटी बना के खाएगा। पूरा दोपहर रात हो गई ऐसे इंसान को ढूंढने में कि जिसको एक्चुअल में क्या होगा, टमाटर चाहिए होगा और जिसके पास गेहूं होगा। जहाँ पे ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होगा, एक दूसरे की ज़रूरत महसूस होगी, वहाँ पे ये ट्रांजैक्शन पॉसिबल होगा, नहीं तो ट्रांजैक्शन होगा नहीं। तो इन दैट केस हमने ये बोला डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट ये हर किसी के लिए सबसे बड़ी समस्या हो गई थी। अभी भी समस्या हो रही है, बोलो हाँ कि नहीं? आप देखना आपके अकाउंट में पैसा होगा और आपको कैश लगेगा और एटीएम टाउन में पूरे ख़राब। अब आप ढूंढते हो ऐसे इंसान को जिसको अकाउंट में पैसा चाहिए और उसके पास कैश हो। आप उसको अकाउंट में पैसा दोगे, वो आपको कैश देगा। ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ता है। मैं भी बहुत बार झेला हूँ। जब पैसा ज़रूरत पड़ती है, जेब में हम कैश लेके घूमते रहते हैं और हम बोलते भैया हमको अकाउंट में चाहिए और यहाँ CDM मशीन काम नहीं कर रही है, कैश डिपॉजिट मशीन। तो घूमते रहो, समझ रहे हो? अभी भी ये एक एग्जाम्पल है। तो डबल कोइंसिडेंस वांट वाटर सिस्टम का सबसे बड़ा मतलब छतरभंग चीज़ है। अब हम आते हैं दूसरे में, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। अब देखो बच्चों, उस समय क्या हम टमाटर आधा काट कर देंगे, या मैं मान लो कि एक्सचेंज कर रहा हूँ, गाय भैंस एक्सचेंज कर रहा हूँ, क्या उसका पैर काट के दे दूंगा? हम चीज़ों को चिल्लर नहीं बना सकते थे। जो देना था वही, गाय मेरे पास है तो गाय पूरा ले ले, ये इधर मत ले। हम चीज़ों को डिवाइड नहीं कर सकते, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांट सकते थे कि गाय का क्या दांत दोगे, नाक दोगे, सिंग दोगे, ऐसा करोगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो डबल कोइंसिडेंस वांट, सेकंड प्रॉब्लम लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। थर्ड में आ गया लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। उस समय सबसे बड़ी समस्या थी, अब मैं यदि गेहूँ दे रहा हूँ या मुझे गेहूँ चाहिए और मैं कितना टमाटर दूंगा जिसकी वजह से क्या होगा, मुझे गेहूँ कितना मिलेगा, उसका कोई मेजर्स नहीं था। अब मैं सोना दूंगा उसके बदले टमाटर आएगा, ये भी नहीं। मतलब एक तरीके का समझो वैल्यू पता नहीं थी कि कितना एक्सचेंज होगा। दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम हियर। अगेन आता है डिफ़िकल्टी इन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशंस। अब मुझे बताओ कि मुझे कहीं ले जाना है, सामान बेचना है, कुछ करना है, तो मैं यहाँ से घर से एक बोरी गेहूँ पीठ में लाद कर निकलूँगा और फिर मेरे को लेकर आऊँगा टमाटर 2 किलो। ये कभी पॉसिबल है? ये वाली है कि हम कहीं स्टोर नहीं, टमाटर को क्या 2-4 घंटे, मान लो टमाटर को मैंने पैसा मान के मेरे पास रखा है, मैं टमाटर उगाता हूँ और क्या साल भर में टमाटर को स्टोर कर पाऊंगा जिससे कि मैं साल भर टमाटर दे के बाकी सारी चीज़ें खरीदते रहूँगा? मेरे बच्चे को मान लो कोई टीचर पढ़ा रहा है तो लो 10 किलो टमाटर, मेरे घर का पेंटिंग करने कोई आया, पेंटर ले 15 किलो टमाटर। खुद ही सोचो कि टमाटर को स्टोर किया जा सकता है? ये एक प्रॉब्लम स्टोरेज वाली आती थी। डिफ़िकल्टी इन डेफर्ड पेमेंट। मान लो कि आपको कोई आया, बोला भैया एक काम कर, मुझे 15 किलो टमाटर दे दे, मैं तेरे को अगले महीना लौटा दूंगा या 1 साल तक लौटा दूंगा। आपने क्या बोला? बेटा एक काम कर, तो मुझे हर दिन ना 2-2 टमाटर दे दे, इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर देना, एक साथ में नहीं दे पाएगा। मुझे बताओ कैसे पॉसिबल है टमाटर कोई इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करे? तो ये इंस्टॉलमेंट जिसको हम बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट भी हाईली इम्पॉसिबल था। तो बार्टर सिस्टम में समस्याएं थी, क्या करें? कुछ नहीं कर सकते, समस्याएं भरी पड़ी थी। तो ये समस्या से उद्धार होने के लिए, ये समस्या से बाहर आने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए, बोले तथास्तु,
क्या आ गया बच्चों, समस्या आई तो निकाला गया क्या, करेंसी, या हम करेंसी बाद में बोले, ये सबका सबसे इम्पोर्टेंट कौन आ गया, मनी। पैसा पैसा करती है तू, पैसे के पीछे मरती है। ये सब की समाधान कौन आया, मनी। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम का समाधान क्या है, मनी। तो ये कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा ध्यान से इसको बना लेना और इसकी सारी चॉइस को एक एक लाइन में लिख लेना, जैसे मैंने अभी समझाया पॉज कर करके। ठीक है, हमने देखा था बार्टर सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम आई थी और ये सारी प्रॉब्लम का समाधान एक था, मनी। और ये मनी क्या है, चलो देखते हैं। व्हाट इज मनी एंड फंक्शंस ऑफ मनी हम डिस्कस करेंगे। मनी कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग, ये कोई भी हो सकता है जो परफॉर्म करेगा क्या, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का। मतलब हम अब ये टमाटर की चीज़ें छोड़ दो, अब हम ऐसा चीज़ देंगे जिसके बदले हर कोई हमको सामान दे देगा। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करेगा, मेजर्स ऑफ वैल्यू का काम करेगा, स्टोर ऑफ वैल्यू, एक्सेप्ट एज ए स्टैंडर्ड फॉर मेकिंग डेफर्ड पेमेंट, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने के लिए वो एक्सेप्ट करे कोई भी। तो ये जो सारी प्रॉब्लम को समाधान करेगा वो मनी होगा। आज के डेट में हमको जो दिख रहा है 2500 की नोट, वो छोड़ दो, कोई भी वो मनी हो सकता है। मान लो सोना माना गया तो सोना हो जाएगा, ये पेन माना गया तो ये पेन ही होगा, तो जो माना जाएगा वो मनी होगा। ठीक है, मनी अपने आप में कुछ नहीं है। मनी को जब लीगल टेंडर दिया जाएगा, आपने सुना नहीं जब मोदी जी ने बोला था 500,000 के लीगल टेंडर हटाए जाते हैं, लीगल टेंडर जिसको दिया गया जिस कंट्री में, उसी को मनी कहेंगे। और मनी का फंक्शन क्या होगा, जो ये सारे चीज़ों को, असुविधाओं को दूर करेगा, वो मनी। तो चलिए फंक्शंस ऑफ मनी क्या है। फंक्शंस ऑफ मनी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है, हम वही बोलेंगे जो इम्पोर्टेंट है, एकदम इम्पोर्टेंट, मेन असुविधाओं को जो दूर करा वो प्राइमरी हो गया, बाकी जो असुविधा क्या वो सेकेंडरी हो गया। तो प्राइमरी फंक्शन में कौन जानेंगे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो मैंने बोला इसको कहीं भी कोई भी एक्सेप्ट करेगा, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। प्राइमरी फंक्शंस, मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू हो, जैसे कि ये 5 रुपये का, वो 10 रुपये का, वो 20 रुपये का, पेन 5, चॉकलेट 1, मतलब किसी भी एक को इन टर्म्स ऑफ मनी हम एक प्रॉपर वैल्यू दे पाएँ, दैट इज व्हाट प्राइमरी फंक्शंस में आ गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, सेम चीज़ में हम आ जाएंगे सेकेंडरी फंक्शन, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने का हो जाएगा। स्टोर हम इसको कर सकते हैं। और ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू मतलब क्या हो गया, हम इसको कहीं भी ले जाएं, कोई भी इसको एक्सेप्ट करेगा। अभी आज के डेट में तो ये ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि आज हमको मान लो हम यहाँ से दिल्ली चले गए, दिल्ली हम पैसा कैरी थोड़ी ना करते हैं इतना, हम क्या करते हैं, चेक दे देते हैं। आजकल तो आपका ट्रांसफ़र आ गया। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू उस समय था जो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया था। ठीक है, आप देखना कुछ जो लेक्चर्स हैं उस लेक्चर में आपको ये वाला पॉइंट हटा दिया गया है, क्योंकि आज के डेट में नहीं है, बट मैंने रखा क्योंकि पता तो होना चाहिए एटलीस्ट ये भी प्रॉब्लम थी जिसको सॉर्ट आउट मनी ने किया था। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स तो मिल जाएगा। मैंने आपको जैसे बताया था कि सारे मैंने फ्लो चार्ट में आपको पढ़ाऊंगा, तो फ्लो चार्ट आप पॉज करो, नोट कर लो। ये है फंक्शंस ऑफ मनी, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, सेकेंडरी फंक्शन में स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। ठीक है, ये सारे को एक एक पॉइंट में आप क्या करना, नोट कर लेना। बस फ्लो चार्ट बनाओ, नोट करो, हो गया तुम्हारे काम। ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी, मनी सप्लाई हम किसे कहते हैं ये समझना है। ठीक है, एक इकोनॉमी के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर मनी सप्लाई हम किसको कहते हैं। देखो बच्चों, मनी सप्लाई यहाँ पर तो मैंने डेफिनेशन लिख दिया है, तो पहले डेफिनेशन को हम पढ़ लेते हैं। Money supply refers to amount of money held by public at any given point of time। जिस भी समय, मान लो अभी रात को 9 बज रही है, तो 9 बजे मैंने बोला कि भारत में अभी कितना पैसा लोगों के पास है, मनी सप्लाई क्या है, तो किसी भी पॉइंट में पब्लिक के पास जितना भी पैसा है वो लिक्विड करेंसी है, मतलब चिल्लर जितना भी है, नोट आपके पास जितना है, वो कितना पैसा आप लोगों के पास है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी मनी सप्लाई। अभी इकोनॉमी में कितना मनी सप्लाई है, तो लोगों के पास जितना पैसा है, दैट ऑल द पैसा विल बी कंसिडर्ड टू मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट। ठीक है,
तब हम आते हैं इसमें जानने के लिए कि मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई क्या है। आरबीआई को यदि पता करना है कि भारत में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पैसा मार्केट में है, सप्लाई में है, तो हम कैसे पता करेंगे या आरबीआई कैसे पता करता है। देखो, मनी हमारा जो है बच्चों एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। आप लोग ध्यान देना, क्यों स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको जानते हैं, ना कि ये बोलते हैं कि भाई एक रेंज में सुबह से शाम तक एक महीने में कितना, ऐसा नहीं निकाला जाता है। मनी एक पॉइंट, सप्लाई जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे निकाला जाता है। अभी मतलब अभी कितना पैसा मार्केट में है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी मनी सप्लाई। और ये होता है एक स्टॉक कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? स्टॉक कॉन्सेप्ट। हमने याद करो सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट क्या है, और तो मनी सप्लाई क्या है, हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। देखो बच्चों, इसमें जाने से पहले हम ध्यान दें, हमारे भारत में 1967 और 68 तक जो भारत में आरबीआई क्या करता था, मनी सप्लाई को मेजर करता था, उस समय सिर्फ दो ही था, एक था M1 और M2। उसके बाद दो और चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया, M3 एंड M4। मतलब चार तरह की हमारी मनी सप्लाई की कॉन्सेप्ट है। और जब भी आरबीआई क्या करता है, एक इकोनॉमिक के अंदर कितना पैसा सप्लाई में है, तो ये चारों को मेजर करते हुए आरबीआई अपना मेजरमेंट करता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे भारत में कितना पैसा क्या है, सप्लाई में है। ठीक है, तो हम इसको जान लेते हैं। देखो, ब्यूटीफुल सा एक फ्लो चार्ट बनाया हो जिसमें आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि आपको मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है, M1, M2, M3, M4 क्या है। देखो बच्चों, M1 कौन सी है? करेंसी, नोट एंड कॉइन्स विथ पब्लिक, जो लोगों के पास है, जेब में है। ठीक है, वो है हमारा ये डिमांड डिपॉजिट। बहुत सारे लोग पैसा क्या करते हैं, बैंक में रखे होते हैं। मतलब डिमांड डिपॉजिट क्या, हम बैंक में ऐसे रखते हैं, जब हमको ज़रूरत पड़ता है हम ATM घुसाए और निकाले, वो हो गया डिमांड डिपॉजिट। बोलो हाँ कि ना? जब आपको ज़रूरत पड़ता है, अब मेरे को 10 रुपये का चाहिए, अब तो UPI आ गया, सीधा गए स्कैन करे, आधे पैसा सामान दे दे, तो हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। वो क्या हो जाता है, ऐसा पैसा जो डिमांड डिपॉजिट है बैंक में, हम जब चाहे तब निकाल सकते हैं वो। और करेंसी नोट जो हमारे जेब में है वो दोनों मिलाएं। एंड देन अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई। अब ध्यान देना, जितने भी आरबीआई के पास पैसा डिपॉजिट है वो गवर्नमेंट का पैसा छोड़ के, और यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक का पैसा जो उसका खुद का पैसा है वो छोड़ के, और यहाँ पे गवर्नमेंट का आरबीआई का खुद का पैसा छोड़ के, बाकी जो लोगों ने डिपॉजिट कर रखे हैं बैंक के पास, आरबीआई के पास, जैसे बड़े बड़े हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो तो छोटे छोटे बैंक के पास रहते होंगे, उनकी अकाउंट यहाँ होती है, तो इनके पास जो डिपॉजिट है, अदर डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, इस पर सरकार और आरबीआई का खुद का पैसा नहीं कैलकुलेट होगा। और यहाँ डिमांड डिपॉजिट पे कॉमर्शियल बैंक की खुद की पैसा नहीं कैलकुलेट होगी। डिमांड डिपॉजिट जो लोगों की है वो ये तीनों को मिलाएंगे तो वो कौन सा है, M1 कॉन्सेप्ट है। मतलब ये नैरो है, सिर्फ हम लोगों की बात कर रहे हैं जो बैंकों के अंदर है और उनके जेब में है। ठीक है, इसको हमने नैरो कॉन्सेप्ट बोलते हैं। फिर M2 क्या है, ये सारे M1 यहाँ पे मैंने देखो चेक मार्क किया है, M1 सारा आ गया। उसके साथ ऐड हो गया कौन सी, ये हमारी सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। आजकल आप देखे होंगे बहुत सारे लोग पैसा पोस्ट ऑफिस में भी रखते हैं, और वो पैसे को जब हम ऐड कर दें M1 के साथ तो वो कॉन्सेप्ट हो जाएगा M2। फंक्शन कौन सी हो जाएगी, M2 वाली। सेम चीज़ हम यदि M3 में आए, ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। टाइम डिपॉजिट की यहाँ पे बात किया गया, क्योंकि M1 तो आपको पता चल गया, ये सारी M1 है, M1 इधर आ गया। और टाइम डिपॉजिट मतलब क्या, टाइम का मतलब हो गया एक फिक्स्ड टाइम के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जैसे जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, FD। ठीक है, ये हमने क्या किया है, एक सर्टेन टाइम के लिए हमने पैसे को बैंक में रख दिया, उसको हमने बोला टाइम डिपॉजिट। पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हमने पैसे को रखा है, वो सारी पैसा जो बैंक में हमने रखा हुआ है वो पैसा प्लस M1, ये दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा M3 का कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, फिर आते हैं हम M4 में। ये ब्रॉड मनी हो गया, क्योंकि लोगों की सेविंग वाली जो पैसा है जो हम बैंक में रखते हैं फिक्स डिपॉजिट, वो और प्लस ये सब मिला दिए तो टोटल हो गया, इसीलिए हमने इसको ब्रॉड कॉन्सेप्ट बोला। ठीक है, M3 M4 को ब्रॉड बोलते हैं, M1 M2 को नैरो बोलते हैं। फिर हम आते हैं M4 क्या है, ये सारी M3, ये M3 इधर आ गया। M3 में क्या हो गया, टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के पास जितना पैसा डिपॉजिट है वो सारी पैसा वो हो जाएगा, प्लस एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। मतलब क्या हो गया, बहुत सारे हम क्या करते हैं,
गवर्नमेंट क्या करता है, बहुत सारे पैसा मार्केट में मनी को कंट्रोल करने के लिए, हम आगे जानेंगे कैसा होता है, कंट्रोल करने के लिए सर्टिफिकेट दे देता है और उस समय पैसा डिपॉजिट करवा लेता है लोगों से 10 साल के लिए, 15 साल के लिए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सक्लूड कर देना है। सिर्फ जो बैंक के पास डिपॉजिट है, मतलब पोस्ट ऑफिस के पास, हमने यहाँ पे क्या देखा था, सेविंग बैंक देखे थे। यहाँ पे डिफरेंट कुछ टाइम के लिए भी लोग पैसे डिपॉजिट करते हैं पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। वो सारी पैसा और ये M3 यहाँ पे आ गया है आपका। और M3 में तो आपको पता है सारी चीज़ें जुड़ा हुआ है। ये M3 का सारे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे जोड़ दिया। M3 में आप क्या क्या है देख रहे हो, M1 है ऑलरेडी, M1 M3 में है कि नहीं है, M1 और टाइम डिपॉजिट दोनों हैं यहाँ पे। ये और ये तो पोस्ट ऑफिस इधर हमने डाल दिया है। तो ये सारे मिलाकर ये क्या हो गया, M4 कॉन्सेप्ट हो गया। बच्चों समझ में आई? तो ये ध्यान देना है कि इसमें कौन सी है, जितने जेब में पैसा है, बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट, RBI। M1 में आ गया पोस्ट ऑफिस, जिसको हमने M1 पोस्ट ऑफिस दोनों मिला के M2 हो गया। फिर M1 प्लस टाइम डिपॉजिट किया हमने, M3 हो गया। फिर M3 को हमने क्या कर दिया बच्चों, ऐड कर दिया पोस्ट ऑफिस के पास, ऐड कर दिया तो हमारा ये हो गया M4। तो 4 तरह के मनी सप्लाई है। जब भी RBI किसी कंट्री में कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई या एक पर्टिकुलर टाइम में कितना पैसा सप्लाई में है जानना है, तो ये चारों कॉन्सेप्ट को यूज करके RBI क्या करता है, जो बैंकों का बैंक है, ये क्या करता है, मनी सप्लाई कितना है मार्केट में उसको पता करता है। तो बच्चों ये जो दो हैं M3 M4, ये है ब्रॉड मनी और हमारा M1 M2 है नैरो मनी। ये दिमाग में फिट कर लीजिए। क्यों नैरो? क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी कुछ ही चीज़ों को ऐड किया गया, इसलिए नैरो कॉन्सेप्ट। ये मैंने बताया 67 68 तक ये कॉन्सेप्ट फॉलो की जाती थी। उसके बाद M3 M4 को ऐड किया गया। अब RBI जब भी मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट निकालते तो चारों को कंसिडर करता है। बोलो आप लोगों को समझ में आया? और इसकी नोट्स में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, सभी बच्चे आराम से 1 क्लिक में डाउनलोड कर लेना नोट्स और धड़ाल्ले से लिखते चले जाना। इसके साथ हमारा जो मनी वाला पार्ट है मनी बैंकिंग का, वो हो गया फिनिश। हम आएंगे अब बैंकिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और उसको मज़े से पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल देखे। तो चलिए ये चीज़ें यदि आपको समझ में आ गया है तो मुझे विदाई दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में विद लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलो। नए चैनल को सपोर्ट करो यार।